उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सारी बड़ी अपडेट सादा के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कौन से फॉर्मूले पर सीट बंटवारे का किया है फैसला, बताएंगे। अखिलेश यादव का होने वाला है चुनावी राज्य का दौरा और दोस्तों राहुल गांधी के साथ मुलाकात को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी के साथ में चुनावी राज्य महाराष्ट्र के अंदर 800 से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से इस्तीफा दे दिया है, बताएंगे किस तरीके से इस्तीफे की खबर सामने आ रही है दोस्तों। इसके बाद एक और बड़े नेता पार्टी छोड़ने की कर रहे हैं तैयारी, साथ साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर भी फॉर्मूला तय कर चुका है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके का फॉर्मूला है, एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 50 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश की अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी चाहे 30 मंत्री उतारे या 300 मंत्री उतारे, उनका हारना 100% तय है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश करेगा परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है और ऐसे में चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और आपस में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा की गई है दोस्तों। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अखिलेश यादव कल महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले हैं। चुनावी राज्य महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से 12 सीटों की डिमांड की है और अखिलेश यादव महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लोगों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि मैं कल महाराष्ट्र का दौरा करने जा रहा हूं, हमें पूरी उम्मीद है, हम कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर लिंक करते हुए जवाब दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के सीटों का बंटवारा एक साथ होगा, यानी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बात करके समाजवादी पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देती है, उसके आधार पर ही तय होगा कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक सीट पर उपचुनाव लड़ने को मिलेगा या फिर बची हुई 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो भी जानकारी आती रहेगी दोस्तों आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में मीडिया में एक और दावा करते हुए बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में लगातार बातचीत चल रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को गाजियाबाद सीट देने का फैसला ले लिया है। बाकी कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 अन्य सीटें मांगी जा रही है, जिसमें खैर की सीट और मीरापुर की सीट पर भी कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने मीरापुर सीट देने से मना कर दिया है, लेकिन खैर की सीट को लेकर जानकारी ये दी जा रही है कि इसे होल्ड पर रखा गया है, यानी कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और मैक्सिमम 3 सीटें भी मिल सकती है चुनाव लड़ने के लिए। ये सारा इस बात पर निर्भर करेगा कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें महाराष्ट्र चुनाव में लड़ने को मिलती है दोस्तों। इसी के साथ में महाराष्ट्र के चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी ने 12 में से 7 एमएलसी की नियुक्ति को लेकर गवर्नर को लेटर लिखा था और 7 लोगों की नियुक्ति करवा दी गई है। लेकिन पुणे में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता दीपक मानकर ने अपने 800 कार्यकर्ताओं के साथ में एनडीए गठबंधन से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों। 800 के आसपास समर्थकों ने एक साथ इस्तीफा देकर पूरे पुणे के अंदर एनडीए गठबंधन को कमजोर कर दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कई और नेता हैं जो पलटी मारेंगे, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई है। मुंबई की 33 सीटों पर सहमति बन गई है दोस्तों। महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने 216 सीटों पर चर्चा की है, बाकी की 66 सीटों पर अभी लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने छोटी छोटी पार्टियों को भी साधने का प्रयास कर रखा है दोस्तों। कई सारी पार्टियां जो 2-2, 3-3 सीट पर मजबूत है, उनको भी साथ में लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। साथ साथ महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहन योजना की 3 किस्तें महिलाओं के खाते में बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया था। भारतीय जनता पार्टी की इस योजना पर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी पूरी योजना केवल चुनाव जीतने के लिए लेकर आई है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भी लाडली बहन योजना लेकर आया गया था। और ऐसे में दोस्तों अब महायुति सरकार को लेकर आदित्य ठाकरे ने एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी की सरकार बनने के बाद लड़की बहन योजना को रोका नहीं जाएगा, इसको ऐसा ही चलने दिया जाएगा। और एक और बड़ा खुलासा यह है कि महायुति की सरकार ने 200 करोड़ रुपए केवल लड़की बहन योजना के प्रचार में खर्च किए हैं दोस्तों। यानी एक और महिलाओं के अकाउंट में पैसा देने की बात कही गई, दूसरी और प्रचार करने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये अपने आप में गंभीर मामला है। आपकी क्या राय है, लिखा जरूर है। क्या पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल लड़की बहन योजना के इर्द गिर्द लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से काउंटर करना चाहिए, लिखा जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र सरकार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप है। 15 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की, तो उस दिन भी राज्य सरकार की ओर से कई सारे फैसले लिए गए थे। 200 से अधिक सरकारी निर्णय में कई सारे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन वाले निर्णय हैं। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर महाराष्ट्र सरकार अब चुनाव आयोग की जांच के घेरे में है। 15 अक्टूबर को दोपहर 3:30
3 बजे के आसपास विधानसभा के चुनावों की घोषणा की गई। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी वेबसाइट पर करीब 200 सरकारी प्रस्ताव, नियुक्तियों और निविदाएं जारी की है, यानी 200 फैसले चुनाव की घोषणा के बाद लिए गए हैं। इसमें अब तय करना है कि कौन कौन सा निर्णय चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि केवल चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए अपने गठबंधन को यह निर्णय अचानक से लिया गया है, तो अपनी राय जुले के साथ साथ झारखंड के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। सियासी दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी से जुड़े एक खबर की माने तो आम आदमी पार्टी झारखंड और उपचुनाव के अंदर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में भी शायद चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, इसकी तैयारी चल रही है। सूत्रों ने कहा है कि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई संगठनात्मक विस्तार के लिए लड़ना चाहती है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी मिलने की संभावनाएं नहीं है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को सपोर्ट करेगा आम आदमी पार्टी, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संगठन को अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को जिताने के लिए काम करना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखा जो बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोग तो शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में होने वाले उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से नांदेड़ की सीट से रविंद्र चौहान को मैदान में उतारा गया है, जबकि मेघालय के विधानसभा सीट गमबर्गे जो उपचुनाव के अंदर गई है। दोस्तों, यहाँ भी उपचुनाव होने वाले, यहाँ पर एम मारा को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों को लेकर उम्मीदवार घोषित कर दिया और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही है। इसकी घोषणा भी 2 दिन पहले कर दी गई थी। कुल मिलाकर आने वाले उपचुनाव के अंदर भी जितने मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे उतना दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर किस तरीके के उम्मीदवार विपक्ष की ओर से उतारा जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 30 नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रखा है। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर 2 महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से यह याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वे इस पर सुनवाई करेंगे। याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था। हालांकि मामले में फैसला आने के 10 महीने के बाद भी केंद्र सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। कुल मिलाकर दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटने को चैलेंज करते हुए बातें कही जा रही है। याचिका में कहा गया है कि ये संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन है। यह जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार को प्रभावित करता है। इसलिए कोर्ट केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को पुनर्राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दे। पिछले साल केंद्र सरकार ने कहा था कि हम यूटी को हटाकर फिर से राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। साथ साथ दोस्तों, नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 13 मंत्री बनाए। इसमें 5 OBC समाज से आते हैं, 2 जाट समाज से, 2 ब्राह्मण समाज से, 2 SC समाज से, 1 राजपूत, 1 पंजाबी और 1 वैश्य है। जो 13 मंत्री बने हैं उसमें राव नरबीर बादशाहपुर के विधायक है। इनको राव इंद्रजीत को बैलेंस करने के लिए नेता बनाया गया है। साथ साथ अनिल विज को अंबाला कैंट के विधायक को भी मंत्री बनाया गया है। आरती राव जो राव इंद्रजीत की बेटी है, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। केवल राज्य मंत्री बनाया गया है। राव इंद्रजीत को खुश करने के लिए उनकी बेटी को ये राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। श्रुति चौधरी, जिनकी मां किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, उनको भी अब राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा और रणवीर गंगवा के साथ साथ विपुल गोयल और राजेश नागर, गौरव गौतम और कृष्ण बेदी को जिम्मेदारी दी गई है। आपकी क्या राय है दोस्तों पूरे मामले को लेकर, लिखा जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।